नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। जय श्री श्याम। चलिए, आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th के उस प्रैक्टिकल्स चैप्टर के बारे में जिसको तकरीबन बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है डबल एंट्री सिस्टम का। यहाँ पे सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम को समझा जाता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी को समझा जाता है इस चैप्टर के अंदर। बट इस चैप्टर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स जो कि सबसे पहले इसको सबसे चाव से पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, वो अकाउंटेंसी के अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डेप्रिसिएशन, ऐसे अनेकों चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को तकरीबन भूल ही जाते हैं और इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। जबकि आपको पता हूं, आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये चैप्टर ही आपकी अकाउंटेंसी का, आपकी पूरी अकाउंटिंग का फ्लैशबैक है। क्लास 11th में शुरुआत इसी चैप्टर से होती है और प्रैक्टिकली देखें तो इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर अंत भी होता है पूरी अकाउंटिंग का। क्लास 11th का पहला चैप्टर प्रैक्टिकल भी यही है और क्लास 11th का आखिरी प्रैक्टिकल चैप्टर भी कहीं ना कहीं यही होता है। ठीक है, आ जाइए, आज शुरुआत करते हैं हम अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब होता है, मेरे को ज्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल्स टू के दोनों साइड्स बराबर हैं। अलजेब्रा के अंदर शायद मैंने ऐसा पढ़ा था, इक्वेशंस वहां पढ़ी थी मैंने, जहां पे LHS इज ऑलवेज इक्वल्स टू RHS। तो वो बन जाता ही है, एक इक्वेशन बन जाती है और एक परफेक्ट इक्वेशन बन जाती है, इक्वल इक्वेशन बन जाती है। मेरी नॉलेज के अनुसार, मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है बट अकाउंटेंसी पे कोई डाउट नहीं है। तो साथ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग डेटा को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक इक्वेशन के फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करने की कला, एक आर्ट को, एक मेथड को, एक वे को ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहा गया है। चलिए, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज ए बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपको कोई भी समझा देगा। योर बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज, आपकी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है assets equals to capital plus liabilities। क्या होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बहुत सारी किताबों के अंदर आपने यही पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर्स ने भी आपको यही पढ़ाया होगा कि अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आज मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। हमने एक इक्वेशन पढ़ तो ली, ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और हमें हर क्वेश्चन को करते वक्त इसी बात को ध्यान में रखना है कि कैसे भी करके ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। बट आज हमें ये देखना है कि इक्वेशन बनी तो बनी कैसे, इस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे हुआ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर आज हमको क्या देना है, ध्यान देना है। आज ये समझाने के लिए मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। मैं आपके सामने बना रहा हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर दो साइड्स होती हैं बेटे। पहली जो साइड होती है, इधर वाली साइड, इसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। और इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक होती है सोर्सेज ऑफ फंड, एक होती है एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब एक बात बताइए मुझे, ये फंड क्या होता है? फंड का मतलब होता है पैसा। सोर्सेज का मतलब क्या होता है? पैसा आने का जरिया। और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कहां पे उस पैसे को लगाया जाएगा, वो कहलाता है एप्लीकेशन। तो देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज सोर्सेज एंड सेकंड इज एप्लीकेशन। ठीक है, एक तो है सोर्स और एक क्या है? एप्लीकेशन। आइए देखते हैं। तो बताइए, बिजनेस के अंदर पैसा लगाने का सबसे पहला सोर्स क्या होता है? बिजनेस के अंदर पैसा लगाने का सबसे पहला सोर्स होता है मालिक। मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो कहलाता है कैपिटल।
क्या कहलाता है वो, कैपिटल। डबल एंट्री के हिसाब से, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के हिसाब से, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एक चीज के दो इफेक्ट आते हैं कम से कम। तो सबसे पहले मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के पास सोर्स आ गया, वहीं बिजनेस के पास दूसरे हैंड पे क्या आ गया, कैश आ गया। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान के चलो मालिक ने बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, तो जहां बिजनेस के पास 10 लाख रुपए का सोर्स आ गया यानी कि लायबिलिटी आ गया, वहीं पे बिजनेस के पास एक असेट भी आके खड़ी हो गई जो कि है कैश के तौर पे। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जितने भी सोर्सेज होते हैं उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज, और जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं एसेट्स। क्या बोलते हैं, एसेट्स। तो साहब ये हो गया कैश और ये हो गया आपका कैपिटल, ठीक है, 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए। अब खाली कैश से तो बिजनेस चलेगा नहीं, बिजनेस को चाहिए थी एक बिल्डिंग, तो बिजनेस ने एक बिल्डिंग खरीदी 2 लाख रुपए की। तो बिजनेस ने एक बिल्डिंग खरीदी 2 लाख रुपए की, तो पैसे दिए बिल्डिंग के बदले, तो कैश जो है वो 10 लाख से रिड्यूस होकर कितना रह गया, 8 लाख। 10 लाख से रिड्यूस होकर कितना रह गया, 8 लाख। फिर बिजनेस ने कुछ सामान खरीदा, सामान खरीदा कुछ बिजनेस ने 3 लाख रुपए का। सारा सामान कैश नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए 1 लाख का सामान तो कैश खरीदा, तो कैश 8 लाख से गिर के 7 लाख हो गया, और बचा हुआ सामान उधार पे खरीदा, और जिससे उधार पे सामान खरीदते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर। 3 लाख में से 1 लाख का सामान कैश में खरीदा, तो 2 लाख का सामान क्या हो गया आपके लिए, सोर्स ऑफ फंड हो गया। अब क्रेडिटर हमारे लिए, जिसने हमें उधार सामान बेचा हुआ, हमारे लिए सोर्स ऑफ फंड कैसे हुआ, क्रेडिटर हमारे लिए सोर्स ऑफ फंड इसलिए हुआ क्योंकि आप हम इस सामान को ही जो सामान हमने खरीदा है, इसी सामान को हम आगे बेचेंगे भी, और जब हम इस सामान को बेचेंगे तो हम प्रॉफिट कमाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाएंगे। तो ये क्रेडिटर हमारे लिए इनडायरेक्टली एक तरीके से सोर्स हो गया। अगर ये हमें सामान नहीं दे पाता तो खाली हम 1 लाख रुपए का सामान जो हमने कैश में खरीदा है, हम उसी के बेसिस पे अपने बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट कर पाते, और हमारे बिजनेस का स्कोप, बिजनेस के डेवलपमेंट का स्कोप सिर्फ उस 1 लाख पे आकर के क्या हो जाता, रुक जाता, जो कि इस क्रेडिटर की वजह से, क्योंकि इसने हमको 2 लाख रुपए का सामान उधार दिया है, वो 1 लाख से बढ़ करके 3 लाख तक पहुंच गया, और हम 3 लाख के लेवल पे जाकर के हमारा स्कोप बढ़ा करके काम करेंगे। तो एक तरीके से जो है क्रेडिटर भी हमारे लिए क्या हो गया है, सोर्स ऑफ फंड हो गया है, ठीक है। अब बिजनेस को लगा यार ये काम करने के लिए हमें एक मोटर व्हीकल की जरूरत भी है, और बिजनेस ने एक मोटर वैन खरीदी। ये वैन आई 5 लाख रुपए की, और ये वैन के लिए 1 लाख रुपए तो बिजनेस को डाउन पेमेंट करना पड़ा, तो कैश घट के 7 लाख से 6 लाख का हो गया, और एक बिजनेस ने लोन ले लिया बैंक से, और 4 लाख रुपए का क्या मिल गया, लोन मिल गया। और इस तरीके से बिजनेस ने फिर अपना साल भर काम किया, एक बार के लिए एक्टिविटी यही रुक गई। अब मैं एक छोटी सी बात देखना चाहता हूँ, इन दोनों साइड के टोटल लगाना चाहता हूँ कि दोनों साइड के टोटल कितने कितने हो गए। तो साहब इस साइड का टोटल है 10 लाख, 2 लाख और 4 लाख, यानी कि 16 लाख, और इस साइड का टोटल है 6 and 2 8, 8 and 3 11, 11 and 5 16। ये क्या हो गया, सॉरी, ये तो दोनों साइड के टोटल एक बराबर ही आ गया। क्या सीखा हमने कि बिजनेस के अंदर जितने सोर्सेज होते हैं एप्लीकेशंस भी उतनी ही होती हैं, जितने सोर्सेज होते हैं एप्लीकेशंस भी हमेशा उतनी ही होती हैं, यानी कि सोर्सेज कभी भी एप्लीकेशन से कम नहीं हो सकते, ना ज्यादा हो सकते, या फिर यूं कहूं एप्लीकेशंस कभी भी सोर्सेज से डिफरेंट नहीं हो सकती। जितना पैसा आपके पास होगा उतना पैसा ही तो खर्च कर पाओगे, जो खर्च कर दिया वो ठीक है, जो नहीं खर्च किया वो आपके पास आपका कैश या बैंक के तौर पे हमेशा रखा रहेगा। इसी इंफॉर्मेशन को अब मैं इक्वेशन फॉर्मेट में प्रेजेंट करता हूं। अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को इक्वेशन फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहूं और मैं इसको ऐसे लिखूं, सोर्सेस ऑफ फंड्स इक्वल्स टू एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो क्या ये चलेगा? हाँ सही है। अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिखूं, कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस लोन इक्वल्स टू कैश प्लस बिल्डिंग प्लस स्टॉक प्लस मोटर वैन, तो क्या ये चलेगा? हाँ, वही तो एक्सप्लेनेशन है। कैपिटल एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो कभी नहीं चुकानी होती, मालिक का पैसा।
बाकी सारी लायबिलिटी हमें चुकानी होती है। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिख दूं, कैपिटल एक अलग लायबिलिटी, बाकी सारी लायबिलिटी एक साथ, और ये सब तो हमारी एसेट्स नहीं है, इसको ऐसे लिख दूं तो क्या ये चलेगा? ये भी चलेगा। और अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को इसकी जगह इस तरीके से लिख दूं, assets equals to कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो बताइए क्या ये चलेगा? हाँ जी, ये तो चलेगा। यही तो क्या था हमारा बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, यही तो क्या थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जो हमने अभी पढ़ा वो कुछ भी नहीं और नहीं था, वो सिर्फ हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का ही डेरिवेशन था कि हाउ डज द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन assets equals to capital plus liability has been derived out, how it has been found out। क्लास 11 के स्टूडेंट्स, इस समय आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस हैं, आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे, बट आज इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि साहब खाली एक बेसिक चीज को रटना ही जरूरी नहीं होता, वो चीज का उद्गमन कैसे हुआ, वो चीज फाइंड आउट कैसे हुई, वो चीज का स्टार्टिंग क्या हुई, वो समझना, वो जानना और उसको यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आज इस क्लास के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही रोकता हूँ। इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर के कल आपके सामने जरूर आऊंगा। यदि आपको आज ये मेरी बात समझ में आई हो, यदि आपको आज ये वीडियो समझ में आया हो, तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान करे आप सब सुरक्षित रहें, घर पे रहें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।